गाइस, वेलकम बैक टू DS लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम पढ़ने वाले हैं डिफॉर्मेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट। तो आप बने रहिएगा, हम इसमें एक एक डिटेल समझने वाले हैं। डिफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हर एक इंसान के पास ना उसकी जो रेपुटेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब अगर किसी का रेपुटेशन डाउन हो जाए तो वो उसके काफी इफेक्ट करता है, उसके सोशल सर्कल में, उसके बिजनेस में काफी इफेक्ट कर जाता है। अब मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, उसके ओनर मिस्टर एक्स है। अब मान लो किसी ने मिस्टर एक्स को डिफेम कर दिया और बोला कि जो मिस्टर एक्स है ये तो चीटर है, ठीक है, ये चीटिंग से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मिस्टर एक्स की जो कंपनी है ये भी इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि इसके जो शेयर्स है ये डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को क्या हुआ, लॉस हुआ। तो किसी भी एक पर्सन के लिए रेपुटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये जो रेपुटेशन है इट इज जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम हमने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। इसका मतलब होता है अ राइट गुड अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन में नहीं है। हमने टॉट में क्या पढ़ा था कि टॉट एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में होता है। कुछ टॉट्स ऐसे भी होते हैं ना जो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में होता है, लेकिन डिफॉर्मेशन जो है दैट इज जस्ट इन रैम। ठीक है, अगेंस्ट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। तो डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एक सिंगल सेंटेंस में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे दैट इट इज एन इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का जो रेपुटेशन को इंजरी हो गई है, डिफेम हो गया है या फिर उसकी वायलेट हो गया है राइट टू रेपुटेशन का, दैट इज डिफॉर्मेशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, इफ अ पर्सन इंजर्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर ही डज सो एट हिज ओन रिस्क एज इन द केस ऑफ एन इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि अगर कोई भी ट्रेसपास बिना पूछे किसी के घर की बाउंड्री में घुस जाता है तो वो ट्रेसपास हुआ। अब जिसने ट्रेसपास किया है तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो वैसे ही जो पर्सन दूसरे पर्सन का रेपुटेशन को इंज्योर कर रहा है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, देखो 1869 में केस हुआ था डिक्सन वर्सेस हॉल्डन। इसमें कोर्ट ने कहा था अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी। एक आदमी की जो रेपुटेशन होती है वो उसकी प्रॉपर्टी की तरह ही होती है एंड इफ पॉसिबल मोर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी। और अगर पॉसिबल है तो उसकी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा वैल्यूएबल उसकी रेपुटेशन है। अब ये क्यों कहा गया था, देखो प्रॉपर्टी जो है एक बार अगर आपने लॉस कर दिया तो आपको वापस से मिल जाएगा, लेकिन रेप्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी अगर एक बार लूज आउट कर देता है ना तो वापस इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस केस में यही कहा गया था कि जो रेप्यूटेशन है ये आदमी की प्रॉपर्टी से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। विनफिल्ड ने एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है डिफॉर्मेशन के बारे में, ये इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। डिफॉर्मेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट which intends to lower a person in the estimation of right thinking members of the society generally or which intends to make them avoid that person। तो इसमें कई बातें बोली गई है। एक तो फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला है कि डिफॉर्मेशन इज अ पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो पब्लिकेशन होना चाहिए मतलब कहीं पे पब्लिश होना चाहिए, और ये जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे उस पर्सन का जो रेपुटेशन है वो राइट थिंकिंग मेंबर्स, जो मतलब वहां के जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनके सामने ये क्या हो जाए, लोअर डाउन हो जाए। ठीक है, कि उनके नजरों से वो झुक जाए, और विच टेंड्स टू मेक देम अवॉइड दैट पर्सन। अब वो स्टेटमेंट का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है उस पर्सन का जिसका डिफेम हुआ है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे। तो ये था डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन बाय विनफील्ड। ठीक है, डिफॉर्मेशन ना बेसिकली दो टाइप के हैं, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन एंड सिविल डिफॉर्मेशन। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन क्या हुआ, ऑफेंडिंग और डिफेमिंग अ पर्सन बाय कमिटिंग अ क्राइम। किसी ने क्राइम किया और उसके वजह से डिफेम हो रहा है तो वो हो गया क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। ठीक है, सिविल क्या हुआ, अ सिविल रॉन्ग अंडर टॉर्ट लॉ अलाउज फाइलिंग अ लॉ सूट फॉर लीगल रेस्टिट्यूशन। सिविल डिफॉर्मेशन में जिसका डिफेमेशन हुआ है वो एक लॉ सूट फाइल कर सकता है और उसको लीगल रेस्टिट्यूशन मतलब कि उसको कंपनसेशन दे दिया जाएगा जिसको डिफेम किया गया है बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, नाउ डिफॉर्मेशन मे बी आइदर वे ऑफ राइटिंग और इट्स इक्विवेलेंट और बाय वे ऑफ स्पीच।
तो बेसिकली या तो आप उसको कहीं पर पब्लिश करो कि उसको कहीं पर आपने लिख के जैसे न्यूज़पेपर में लिख दिया है और किसी का डिफेमेशन हो गया, या फिर बाय वे ऑफ स्पीच कि किसी के बारे में बोला गया है और उसको डिफेम किया गया है। ठीक है, डिफेमेशन ना हम यहाँ पर ब्रॉडली इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ बेसिकली डिफेमेशन को दो में डिवाइड करता है, दैट इज लाइबल एंड स्लैंडर। अब लाइबल क्या है? वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट जिसको लिखा गया है एंड पब्लिश किया गया है, दैट इज लाइबल। और स्लैंडर क्या है? डिफेमेटरी स्टेटमेंट जिनको बोला गया है, ठीक है, ओरली बोला गया है, दैट इज स्लैंडर। इसको आप इजिली ऐसे समझ लो, लाइबल मतलब आई कि आपने देखा है उस स्टेटमेंट को, एज स्लैंडर मतलब ईयर, ठीक है, कि आपने सुना है वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट, दैट इज स्लैंडर। ठीक है, ये जो लाइबल एंड स्लैंडर है, इसको हम अगर क्रिमिनल लॉ में बात करें तो ओनली लाइबल इज एन ऑफेंस, स्लैंडर इज नॉट। याद रखिएगा, हम ये इंग्लिश लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लॉ में लाइबल जो क्या है, रिटन एंड पब्लिश डिफेमेटरी स्टेटमेंट, सिर्फ वही ऑफेंस है। ठीक है, स्लैंडर जो आपने सुना है डिफेमेटरी स्टेटमेंट, वो ऑफेंस नहीं है इन इंग्लिश लॉ। लेकिन इंग्लिश लॉ में जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसमें स्लैंडर इज एक्शनेबल ओनली विथ प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। तो स्लैंडर क्या था? स्पोकन डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो ये स्लैंडर लॉ ऑफ टॉर्ट में तभी एक्शनेबल होगा जब आपके पास में प्रूफ है कि आपको कोई अलग से स्पेशल डैमेज हुआ है, दैट इज स्लैंडर अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंग्लिश लॉ। लाइबल क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट में? इट इज एक्शनेबल पर से, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज नीडेड। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन से ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है। ठीक है, उसको उस एक्शन के लिए कोई अलग से प्रूफ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट में इन इंग्लिश लॉ लाइबल इज एक्शनेबल पर से, मतलब कि वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट तो पब्लिश हुआ है ना, तो वो एक्शन ही इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि ये देखो ये पब्लिश हुआ है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, अब हम इंग्लिश लॉ में बात करें, ठीक है, तो अब ब्रिटेन के कोई न्यूज़पेपर में किसी ने ए पर्सन के बारे में सो एंड सो डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा है। अब वो लॉ ऑफ टॉर्ट में जाके केस फाइल करेगा, तो फिर ये जो लाइबल है ये एक्शनेबल पर से है, ये तो एविडेंस का ही रोल प्ले कर रहा है ना। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई प्रूफ शो करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट में लाइबल ऑफेंस है, लेकिन स्लैंडर क्रिमिनल लॉ में नहीं है ऑफेंस। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आप प्रूफ दिखा देते हो कि आपको स्पेशल डैमेज हुआ है, तो फिर ये लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्शनेबल होगा। ठीक है, अब इंडियन लॉ में आ जाओ। अब देखो, इंग्लिश लॉ में स्लैंडर एंड लाइबल को डिस्टिंक्शन किया गया है, लेकिन इंडियन लॉ में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर। दोनों ही लाइबल एंड स्लैंडर आर क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस, जो पहले 499 ऑफ आईपीसी में था। ठीक है, और साथ में ये सिविल रॉन्ग भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब लाइबल एंड स्लैंडर का डिफरेंसेस क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। बाद में भी जब आप कोर्ट केसेस फाइल करोगे तो ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे केसेस कि डिफेमेशन हुआ है, अब ये क्या लाइबल होगा, स्लैंडर होगा, इसको हम कैसे कोर्ट में केस फाइल करने वाले। तो आपको लाइबल एंड स्लैंडर का डिफरेंसेस जानना बहुत ही जरूरी है। लाइबल क्या है? इट इज अ परमानेंट फॉर्म, व्हाई? बिकॉज इट इज रिटन एंड रिकॉर्डेड। स्लैंडर क्या है? इट इज टेम्परेरी फॉर्म बिकॉज इट इज स्पोकन एंड गेस्चर्स। ठीक है, अब लाइबल just because it is in a permanent form, it is written and recorded, it is actionable per se. इसमें कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए to show that damage has been done to you. लेकिन स्लैंडर क्या है? इट इज ए टेम्परेरी फॉर्म। ठीक है, ये तो सिर्फ बोला गया है ना, सो इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, नेचर क्या है? अब लाइबल देखो रिटन है, ठीक है, और ये परमानेंट फॉर्म है, तो ये हमेशा रहेगा वहां पे, तो ये ज्यादा ऑडियंस को रीच कर सकता है। लेकिन स्लैंडर तो सिर्फ बोला गया है ना, जिसने सुना है बस उन तक ही है, इट हैज अ लिमिटेड ऑडियंस। ठीक है, अब लाइबल का एग्जांपल क्या होगा? डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर न्यूज़पेपर में या कोई आर्टिकल सोशल मीडिया पोस्ट में पब्लिश हो गया है,
तो फिर वो लाइबल हो जाएगा। अब कई बार आपने देखा ना ट्विटर में या फिर फेसबुक पोस्ट में लोग एक दूसरे के बारे में गलत बोलते रहते हैं, सो दैट बिकम्स अ लाइबल। ठीक है। स्लैंडर क्या है? स्पोकन वर्ड्स और पब्लिक स्पीच। अब जब इलेक्शंस होते हैं आप कई बार सुनते हो कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी मेंबर्स के बारे में कुछ गलत बोला है, वो पब्लिकली कुछ गलत बोलते हैं, दैट बिकम्स अ स्लैंडर। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइबल क्या होता है एंड स्लैंडर क्या होता है, इनके डिफरेंसेस क्या है। एंड अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन। देखो, अब कोई भी स्टेटमेंट ना डिफेमेशन नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट डिफेमेशन नहीं हो सकता। डिफेमेशन होने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो फुलफिल हो गए तब तो वो डिफेमेशन कहलाया जाएगा। अब वो क्या है एसेंशियल्स? पहला है द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। सेकेंड है द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ एंड थर्ड है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। देखो, जो स्टेटमेंट बोला गया है वो एक तो फॉल्स होना चाहिए, वो अनट्रू होना चाहिए, गलत होना चाहिए, एंड सेकेंड वो डिफेमेटरी होना चाहिए। ठीक है, कि उसके वजह से दूसरे पर्सन को डिफेम हुआ है। अगर मान लो स्टेटमेंट ट्रू है स्टिल वो डिफेमेटरी है, ठीक है, तो फिर क्या ये डिफेमेशन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, इसमें कुछ गलत बोला नहीं गया है, तो स्टेटमेंट फॉल्स भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हुआ तो फिर ये डिफेमेशन कहलाया जाएगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ए ने बी के बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश किया दैट बी इज अ थीफ। ठीक है, लेकिन इसने साथ में ये भी बोला बट ही हैज नेवर स्टोलन एनीथिंग। तो ये जो हुआ बी इज अ थीफ, ये क्या है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या ये डिफेमेशन हुआ? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर अब बी का जो रेपुटेशन है वो डाउन हो गया। ठीक है। अब जैसे और एक एग्जांपल ले लो, ए ने बी को आर्ग्यूमेंट के दौरान बोला दैट यू आर अ फ्रॉड। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक प्राइवेट कम्युनिकेशन थी, उसमें ए ने बी को बोल दिया यू आर अ फ्रॉड। तो ये क्या हुआ? क्या ये डिफेमेशन हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट कम्युनिकेशन था। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को सुनाई ही नहीं दिया, तो यहाँ पे ये डिफेमेशन नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। ये केस था 2006 का। अब देखो, इस केस में क्या हुआ ना, ऑलरेडी केस चल रहा था जहां पे राम जेठमलानी सुब्रमण्यम स्वामी एक ही केस के दो अलग अलग पार्टी के काउंसिल थे। ठीक है, तो उस केस के आर्गुमेंट्स के दौरान में सुब्रमण्यम स्वामी ने राम जेठमलानी के बारे में कहा दैट द डिफेंडेंट हैज ऑल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम LTT। तो इन्होंने बेसिकली ये बोल दिया, जो डिफेंडेंट है उनको LTT, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने राजीव गांधी का मर्डर किया था। ठीक है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि LTT से भी डिफेंडेंट को कुछ फंडिंग मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्यूजेशन के वजह से जो राम जेठमलानी है उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट में एक केस फाइल कर दिया, और वहां पे कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है ये डिफेमेटरी है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट हिंट। अब देखो, कई बार आप ऐसे स्टेटमेंट सुनते हो जिसका मतलब बोला तो कुछ गया है लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग दूसरा होता है। अब जैसे मान लो कि किसी ने दूसरे के बारे में बोला ये दिखता तो सीधा है लेकिन ये है नहीं ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मीनिंग है वो सीधा नहीं है। ठीक है, वो बोल तो रहा है कि ये दिखता तो सीधा है लेकिन वो है नहीं ऐसा। तो इन्यूएंडो क्या होता है? अ सीमिंगली इनोसेंट स्टेटमेंट कैन बी डिफेमेटरी ड्यू टू लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग। स्टेटमेंट तो इनोसेंट दिख रहा है, सही दिख रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग कोई दूसरा है जिसके वजह से वो डिफेम कर रहा है कोई दूसरे पर्सन को। ठीक है, इफ द नेचुरल मीनिंग इज नॉट डिफेमेटरी द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द लैटेंट मीनिंग इन्यूएंडो टू एस्टैब्लिश डिफेमेशन।
अब जो कोई स्टेटमेंट है उसका अगर डायरेक्टली उसका जो नेचुरल मीनिंग है वो दिख रहा है कि ये डिफेमेटरी नहीं है, तो प्लेंटिफ जो है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी जो सेकंड मीनिंग है, जो सेकेंडरी मीनिंग है, जो इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है, ये एक्चुअल में स्टैब्लिश करता है कि ये डिफेम कर रहा है उस पर्सन को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एसेंशियल क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। अब जो स्टेटमेंट बोला गया है वो प्लेंटिफ को ही रेफर कर रहा है। अब मान लो ए ने बी के अगेंस्ट में कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा है, ठीक है, तो क्या सी ए के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? नहीं। तो डिफेमेशन में केस वही फाइल कर सकता है जिसके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द स्टेटमेंट रेफर्ड टू देम इवन इफ द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंड टू डिफेम। तो प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना पड़ेगा ये जो स्टेटमेंट है ये उसी को ही रेफर कर रहा है, इवन दो डिफेंडेंट का इंटेंशन नहीं था उसको डिफेम करने का। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि इंटेंशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो डिफेमेटरी होना चाहिए और वो प्लेंटिफ को ही रेफर कर रहा है। Liability arises if a third party reasonably infers the statement refers to the plaintiff. तो लाइबिलिटी तभी अराइज होगी डिफेंडेंट की जब थर्ड पार्टी इन्फर कर रहा है कि वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ को ही रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे एक केस आ जाता है हल्टन कंपनी वर्सेस जोन्स 1910 का। ठीक है, ये एक्चुअली एक न्यूज़पेपर कंपनी थी। ठीक है, इन्होंने एक फिक्शनल आर्टिकल लिखा था आर्टेमस जोन्स के ऊपर में। ठीक है, जो एक्चुअल में एक रियल बैरिस्टर थे इसी नाम से। ठीक है, और ये जो फिक्शनल आर्टिकल था वो एक्चुअली डिफेम कर रहा था आर्टेमस जोन्स, लेकिन आर्टेमस जोन्स एक एक्चुअल में कोई रियल बैरिस्टर का नाम भी है ये इस न्यूज़पेपर कंपनी को पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक इशू अराइज हुआ कि क्या कोई डिफेमेशन ऑकर हो सकता है विदाउट द नॉलेज और इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिफ एग्जिस्टेंस, कि अगर प्लेंटिफ के बारे में किसी को पता भी नहीं है तो क्या फिर भी क्या डिफेमेशन किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यस, ये जो कंपनी है न्यूज़पेपर की ये यहाँ पर लायबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंशन है ये इररिलेवेंट होता है। अगर ये जो स्टेटमेंट रीजनेबली ये रेफर कर रहा है कि ये प्लेंटिफ ही है और प्लेंटिफ की रेपुटेशन यहाँ पर हार्म हो रही है, डैमेज हो रही है, तो फिर उस केस में लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो डिफेमेशन में क्या है, इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होता है जहां पर अगर ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली प्लेंटिफ को ही रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अब डिफेमेशन अगर ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर डिजीज पर्सन के बारे में बोला जा रहा है तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा, अ ग्रुप कैनॉट सू अनलेस द स्टेटमेंट इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि सारे जितने भी एडवोकेट्स है वो सारे बदमाश है, तो ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं बोला जा रहा है ना, तो वो ग्रुप एज एन एसोसिएशन केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर कोई बोले मान लो कि जितने भी एडवोकेट्स है ए रीजन के वो सारे ही बदमाश है, तो क्या यहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली अब डिफाइन कर दिया गया ना कि कौन बदमाश, कौन से एडवोकेट्स बदमाश है, तो यहाँ पर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड इंग्रेडिएंट है स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट जो पब्लिश होती है वो कौन सी होती है, वो होती है लायबल। तो यहाँ पर लायबल के बारे में बोला जा रहा है। पब्लिकेशन अब क्या होता है, मेकिंग द डिफेमेटरी मैटर नोन टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन डिफेम्ड एंड अनलेस इट इज डन नो सिविल एक्शन फॉर डिफेमेशन लाइज। अब जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो पब्लिश जरूर से होना चाहिए, जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब जैसे ए ने झगड़े में बोल दिया बी को कि तुम चीटर हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या केस फाइल कर सकता है बी ए के अगेंस्ट में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पब्लिकेशन नहीं हुआ ना। लेकिन ए अगर बी के अगेंस्ट में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिख दे कि बी चीटर है, तो क्या अब ये डिफेमेशन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है बी? यस। क्यों? क्योंकि ये अब पब्लिश हो गया है और वो दूसरे लोगों को जिनको पता ही नहीं था इसके बारे में
उनको भी पता चल गया, तो यहाँ पे बी ए के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। अब सिनेरियो ये आ जाता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या जो बातें हो रही है उस मैटर में क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है द कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट पब्लिकेशन एज दे आर कंसिडर्ड वन एंटिटी इन लॉ। तो लॉ हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ को एक ही एंटिटी मानते हैं कि ये दोनों एक ही पर्सन है, तो इनके बीच में पब्लिकेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे केस आया था टीजे पोनेन वर्सेस एमसी वर्गीस 1970 का केस, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, ये जो हस्बैंड था इसने अपने वाइफ को काफी लेटर्स भेजे थे और इन जो लेटर्स में ना हस्बैंड ने अपनी वाइफ के जो पापा है उसके अगेंस्ट में काफी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोले थे। तो वाइफ के उस समय अपने पापा के साथ में रह रही थी और उसने ये जो लेटर्स है अपने पापा को दिखा दिया कि देखो मेरा हस्बैंड तो आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं। तो जो वाइफ के जो फादर है उन्होंने इसके हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है मिस्टर पोनन, उन्होंने बोला जो कम्युनिकेशन है स्पाउसेस के बीच में, हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है, और ये एडमिसिबल भी नहीं है अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो डिफॉर्मेशन है यहाँ पे पब्लिकेशन बहुत ही एसेंशियल चीज है, पब्लिकेशन होना जरूरी है। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये पब्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब जब ये पब्लिकेशन ही नहीं है तो जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन ये प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे हस्बैंड को कोई भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ा टू मिस्टर वर्गीस, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन अगर दो या दो से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो वहां पे उनको क्या बोला जाएगा, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, ठीक है। वो सारे ही लायबल होंगे, उनके उन सब के अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है और उनको जॉइंट टॉर्ट फीजर्स बोलते हैं। अब रिपिटेशन ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या होगा, देखो अगर किसी के बारे में जो डिफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो बार बार पब्लिश हुए जा रहा है, ठीक है, कभी किसी मान लो कि एक बुक में पब्लिश हुआ है, फिर उसके बाद में कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल में पब्लिश हो गया है उसी बुक के रेफरेंस से, तब क्या होता है। यहाँ पर भी दो सिनेरियो आप ले लो। अब ये जो ओरिजिनल डिफेमर है, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट अपने बुक में पब्लिश किया, उसके वजह से ए की रेपुटेशन डाउन हो गई, ठीक है। अब मान लो ए का ना फ्रेंड है बी, उसने भी अननोइंगली एक स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया जो वही स्टेटमेंट था जो बुक में ऑलरेडी पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो बी ने अननोइंगली स्टेटमेंट पब्लिश किया, तो अब क्या यहाँ पे जो ओरिजिनल डिफेमर है जिसने बुक में स्टेटमेंट पब्लिश किया था, क्या उसको डिफॉर्मेशन के लिए लायबल किया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वापस से रिपीटेशन हुआ है डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट का वो अननोइंगली था, उसको पता नहीं था, ठीक है, वो गलती से हुआ है। अब सेकेंड सिनेरियो और एक है कि किसी ने डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट को रिपीट किया है और उसको उस डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट के बारे में पता था कि ये फॉल्स है, कि ये झूठा डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट बोला गया है और फिर भी उसने पब्लिश किया है, तो वहां पे जो रिपीटर है वो लायबल हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डिफेमर लायबल नहीं होगा, जो रिपीटर है वही लायबल होगा, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक तो अगर रिपीटर ने अननोइंगली डिफेम किया तो दोनों ओरिजिनल एंड रिपीटर लायबल नहीं होंगे, बट अगर रिपीटर ने फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश किया है तो वो लायबल होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफेंसेस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अब देखो जैसे हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि जनरल डिफेंसेस होता है कि कौन से सिचुएशंस में डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है और वो कंपनसेशन देने से बच सकता है, तो वैसे ही डिफॉर्मेशन में भी कुछ ऐसे डिफेंसेस है कि जहाँ पे डिफेंडेंट कंपनसेशन देने से बच सकता है। अब सबसे पहले जो डिफेंस है डिफॉर्मेशन में दैट इज जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक पर्सन ने डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट कहा है, ठीक है, और वो जो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो फॉल्स नहीं है, ठीक है, उसने जो भी स्टेटमेंट बोला है और वो डिफॉर्मेटरी है और वो जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, उसका एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो उस सिचुएशन में डिफेंडेंट डिफॉर्मेशन केस से बच सकता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ने डिफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो ट्रू है लेकिन उसने गलत इंटेंशन से वो पब्लिश किया है, जैसे कि मान लो ए ने बी के अगेंस्ट में न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया कि ये थीफ है, ठीक है,
अब ये जो ए ने पब्लिश किया है ना कि बी थीफ है, ये ट्रू है, ठीक है। और पब्लिश करने का जो इंटेंशन था ए का, वो मैलिशियस था, वो गलत था, ठीक है, उसको डिफेम करना ही था। तब भी उस सिचुएशन में डिफेमेशन केस नहीं लगेगा ए के अगेंस्ट में। समझ में आया? तो क्या चीज चाहिए जस्टिफिकेशन और ट्रूथ डिफेंस लेने के लिए? एक तो जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, और दूसरा जो पब्लिकेशन हुआ है अगर वो मैलिशियस भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर स्टेटमेंट ट्रू है या उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया गया हो, ठीक है। ऐसा ये केस हुआ था अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में क्या हुआ ना, जो अलेक्जेंडर है उसको रेलवे कंपनी ने पनिशमेंट दिया था, ठीक है। और ये जो पनिशमेंट था उनको बोला गया था कि आप या तो 1 पाउंड दें या फिर 14 डेज का इम्प्रिजनमेंट में रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करना है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है इन्होंने पब्लिश कर दिया कि हमने अलेक्जेंडर को पनिशमेंट जो दिया है वो है आइदर ही हैव टू गिव 1 पाउंड और ही हैव टू स्टे फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स इन द जेल, ठीक है। तो ये जो 3 वीक्स इन्होंने पब्लिश किया ना, उसके अगेंस्ट में अलेक्जेंडर ने केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये सब्सटेंशियली एक्यूरेट है, ठीक है। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये जो 3 वीक्स एंड 14 डेज का ये जो डिफरेंस आया है इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट डिफेंस आता है फेयर कमेंट। देखो अब फेयर कमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो फेयर है, जो सही है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोला गया है तो वो वैलिड डिफेंस होगा अगेंस्ट डिफेमेशन। अब कोई भी कमेंट ना फेयर कमेंट नहीं कहलाया जा सकता, इसके कुछ एसेंशियल है। पहला तो द कमेंट मस्ट बी एन ओपिनियन, ये एक ओपिनियन होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है। सेकेंड है द कमेंट मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट, एंड लास्ट द सब्जेक्ट मस्ट कंसर्न द पब्लिक। तो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो और वो ओपिनियन ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल है तो फिर उस कमेंट को फेयर कमेंट माना जाएगा। फेयर कमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लो एक फूड ब्लॉगर है एक, ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट में गया और अपने वेबसाइट में ये लिख दिया कि इस रेस्टोरेंट का जो सर्विस है वो स्लो है और जो फूड भी है वो भी इतना कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो कमेंट हुआ ना ये एक क्रिटिसिज्म है एंड दिस इज एन ऑनेस्ट कमेंट, ठीक है। तो इस कमेंट को डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, इसको फेयर कमेंट ही माना जाएगा। अब मान लो ये फूड ब्लॉगर ये लिख देता है अपने वेबसाइट में कि इस रेस्टोरेंट का जो ओनर है वो फ्रॉड है और वो अपने कस्टमर्स के साथ में चीट करता है, तो ये जो कमेंट है ये डिफेमेशन माना जाएगा क्योंकि ये फेयर कमेंट नहीं है, ठीक है। अब लास्ट डिफरेंस है प्रिविलेज। अब देखो लॉ ने कुछ ऐसे सिचुएशंस भी दिए हैं कि जहां पे किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच आउटवेट करता है दूसरे का राइट टू रेप्यूटेशन, ठीक है। उन सिचुएशन में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है किसी की राइट टू रेप्यूटेशन से, ठीक है। अब ये प्रिविलेज दो टाइप के हैं, एक तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज और दूसरा है क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज में कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी भले ही वो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, पहला डिफेंस क्या है, ट्रू होना चाहिए, वो डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिली गई है तो भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी अगर वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। अब ये कौन सी सिचुएशन है जहां पे एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलेगी, एक तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड स्टेट कम्युनिकेशन। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में ही किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कोई मैलिशियस स्टेटमेंट दे देता है या फॉल्स स्टेटमेंट दे देता है और उसके वजह से इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है, तब भी फर्स्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में इसको एब्सोल्यूट प्रिविलेज दी गई है। सेम वैसे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी कोई भी केस फाइल नहीं होगा, सेम स्टेट कम्युनिकेशंस में भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब देखो क्वालिफाइड प्रिविलेज में ना जो स्टेटमेंट ऑनेस्टली बोला गया है और विदाउट एनी मैलिस इंटेंट, तब उसको प्रिविलेज का डिफेंस मिलेगा।
अगर ये प्रूव हो जाता है कि इस स्टेटमेंट में मैलिस, उसका इंटेंशन रॉन्ग है, तो फिर कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। अब क्वालिफाइड प्रिविलेज होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए पूरी? एक तो कि ये जो स्टेटमेंट है ये इन ड्यूटी होनी चाहिए, कि ड्यूटी में ही उसने वो स्टेटमेंट बोला गया है, और इंटरेस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए, या फिर ये एक फेयर रिपोर्ट होना चाहिए। अब मान लो कि ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें जो थर्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट में ये बोल दिया गया है कि ये स्कैम में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये थर्ड जो पर्सन है ये एचआर कमीशन के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पर एचआर कमीशन को क्वालिफाइड प्रिविलेज मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इन ड्यूटी बोली गई है, इंटरेस्ट भी इसमें प्रोटेक्ट हो रहा है पब्लिक का, एंड ये एक फेयर रिपोर्ट है, ठीक है। सेकंड क्या कंडीशन है क्वालिफाइड प्रिविलेज का? दैट द स्टेटमेंट मेड विदाउट मैलिस, कि अगर ये जो स्टेटमेंट बोला गया है एचआर कमीशन में कि थर्ड पर्सन स्कैम में इन्वॉल्व है, और ये विदाउट एनी मैलिस इंटेंट बोला गया है, विदाउट एनी बैड इंटेंशन बोला गया है, तो फिर यहाँ पर क्वालिफाइड प्रिविलेज एज ए डिफेंस मिलेगा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा कि डिफॉर्मेशन क्या है, इसकी नेचर एंड स्कोप क्या होती है, एसेंशियल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, एंड लायबल एंड स्लेंडर में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कुछ डाउट है, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।